हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू एमकॉम के सब्जेक्ट IBO 1 को। आज हम पढ़ने वाले हैं वैश्वीकरण का नेक्स्ट पार्ट। इसके 2 पार्ट्स पहले बन चुके हैं। आज हम इसमें बहुत प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। वैश्वीकरण उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी क्रिया या गतिविधि का क्षेत्र विश्वव्यापी होता है। यानी कि जो भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई हम प्रोसेस करते हैं, तो उसका एरिया होता है वो अब एक कंट्री में ना रहकर पूरे विश्व के लिए होता है, पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। अर्थात वैश्वीकरण सीमा, समय, स्थान, राष्ट्र, राज्य व अर्थव्यवस्था, उद्योग व संगठन आदि की सीमाओं को मिटा देता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण क्या होता है कि जैसे होता है हर देश की सीमा होती है, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर समय पर पर्टिकुलर स्थान पर कोई एक्टिविटी की जाती है, तो वैश्वीकरण है इन सबको हटा देता है। क्योंकि कोई किसी देश की सीमा नहीं, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राज्य में, किसी भी अर्थव्यवस्था में कोई भी उद्योग या कोई भी संगठन कार्य को करता रहता है। ये गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं, तो इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब तो वैसे भी डिजिटल का ज़माना है, तो ये भी नहीं होता कि दिन में ही बिजनेस होता है। अब तो किसी भी समय कोई भी ऑर्डर लिया जा सकता है। तो ये होता है वैश्वीकरण। सेकेंड क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो वैश्वीकरण के 3 कारक हैं, 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व वैश्वीकरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में पिछले कुछ वर्षों के दौरान 7% तक की वृद्धि हुई है, यानी कि 7% तक ये इंक्रीज़ हो गया है। व्यापार की वृद्धि के कारण ही आज अनेक उत्पादन और सेवा से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। क्योंकि व्यापार बढ़ता जा रहा है, तो जब व्यापार बढ़ेगा इसका मतलब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन में सप्लाई भी बढ़ेगी और सेवा का क्षेत्र भी बढ़ेगा। तो इन सब गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है तथा विकासशील देशों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करके वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। विकासशील देश को, जहाँ पे भी पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे भी अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो इन देशों के पास भी अगर किसी चीज़ की बहुतायत में उत्पादन है तो उसे निर्यात कर सकते हैं, और जो किसी चीज़ की कमी है तो उसे आयात कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करके वैश्वीकरण को बढ़ाया जा सकता है विकासशील देशों के लिए भी। सेकेंड है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह। ठीक है, तो जो ये कैपिटल फ्लो होता है ना इंटरनेशनल, तो इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अतिरिक्त पूंजी के प्रवाह ने भी अंतर्राष्ट्रीय वैश्वीकरण को अत्यंत प्रभावित किया है। ठीक है, तो ये जो कैपिटल होती है, करेंसी होती है एक कंट्री की दूसरी कंट्री में, तो और एक जगह से हम दूसरी जगह पे एसेट्स खरीद सकते हैं, या दूसरी कंट्री के लोग हमारे यहाँ एसेट्स खरीद सकते हैं। तो इसके द्वारा पूंजी का प्रवाह होता है, कैपिटल का फ्लो होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अतिरिक्त पूंजी के प्रवाह ने भी अंतर्राष्ट्रीय वैश्वीकरण को अत्यंत प्रभावित किया है। सीमा पार किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह के द्वारा 80 से 90 के दशक में वैश्वीकरण को प्रोत्साहित किया गया था। फलस्वरूप देश व स्वदेश में किया जाने वाला पूंजी प्रवाह बढ़ा तथा उन्नति के नए पथ भी मिले। ठीक है, तो 1980s और 1990s में ग्लोबलाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया गया था। तो उसके कारण ही क्या हुआ, देश में जो स्वदेश यानी कि जो अपने ही देश में किया जाता है वो भी पूंजी प्रवाह बढ़ा और उन्नति के नए पथ मिले, और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह के लिए लोग प्रोत्साहित हुए। अब सिर्फ अपनी ही देश में पूंजी का प्रवाह नहीं होता, बल्कि दूसरे देश में भी पूंजी का प्रवाह आता जाता रहता है। ठीक है, तो इनफ्लो आउटफ्लो होता रहता है। थर्ड है वैश्वीकरण व तकनीकी। आज संपूर्ण विश्व में तकनीकी क्रांति आ गई है, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज बहुत बढ़ गई है। तो ये टेक्निकल रिवोल्यूशन का टाइम है, और इसी क्रांति के कारण ही विश्व के लोगों में यातायात व संचार के माध्यम से नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया है, दूसरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया। तो अब बहुत कोई दूर हमसे बैठा होता है तो भी हम संचार के माध्यम से उसे जब चाहें उससे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग करके उसे देखकर भी बात कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि कोई ऑर्डर देना है, लेना है, या भी कोई भी चीज़ करनी है तो उसे वीडियो कॉलिंग के थ्रू या कम्युनिकेशन के थ्रू आराम से देखा जा सकता है, वहीं पे देखकर ऑर्डर को फाइनल किया जा सकता है। इसी तरह यातायात भी बहुत बढ़ गया है, ट्रांसपोर्ट है, जो हम जब चाहें 2-3 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो यही तकनीकी क्रांति हर उत्पादक प्रणाली में तीव्रता में से परिवर्तन ला रही है। तो ये जो टेक्निकल रेवोल्यूशन हुआ है ना, तो उत्पादक प्रणाली में भी तीव्रता से परिवर्तन आ रहा है, और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायता प्रदान हो रही है। किसकी थ्रू? तकनीकी क्रांति के थ्रू। अतः तकनीकी को वैश्वीकरण की प्रक्रिया का मुख्य कारक माना जाता है, क्योंकि वैश्वीकरण तभी संभव है जबकि टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है। ठीक है,
तो मशीनों से जल्दी काम भी हो जाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो जाता है, उनका ऑर्डर्स भी आता जाता रहता है। ठीक है, इनफ्लो ऑर्डर आए, उसको ऑर्डर को कंप्लीट किया, सप्लाई यानी कि डिमांड, इधर डिमांड हुई, उधर हमने सप्लाई कर दी। तो ये काम ना बहुत तेज़ी से चल रहा है। और किसके कारण चल रहा है? ये सारा टेक्निकल रिवोल्यूशन के कारण हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा कि वैश्वीकरण के 3 कारकों का उल्लेख कीजिए। ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के 3 प्रभाव बताइए। कि विश्व की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी है, उस पर ग्लोबलाइजेशन के क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो इसका पहला आंसर है विश्व अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के 3 प्रभाव हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एकीकृत होना, क्योंकि अब जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है ना, वो एक तरह से एग्रीगेट हो गई है, एकीकृत हो गई है। सेकंड है विश्व व्यापार, विश्व उत्पादन की तुलना में तेज़ी से बढ़ना। ठीक है, तो विश्व व्यापार विश्व उत्पादन की तुलना में तेज़ी से बढ़ना, क्योंकि उत्पादन बढ़ा है, इसके साथ साथ ही व्यापार बढ़ा है। क्योंकि अगर हम उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए ऑर्डर्स भी तो होने चाहिए ना, तो डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी। तो विश्व व्यापार विश्व उत्पादन की तुलना में तेज़ी से बढ़ा है। और नवप्रतन तेज़ता से होना, नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, रिसर्च हो रहे हैं। तो इसके थ्रू भी विश्व अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के 3 सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। नंबर 4 है, मूल्य श्रृंखला क्या होती है। जब कोई औद्योगिक इकाई की क्रियाओं को विश्व स्तर पर एकीकृत करने से कुछ प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त होता है, चाहे वह घरेलू हो या वैश्विक, इसे कहा जाता है मूल्य श्रृंखला। तो कोई हमारी औद्योगिक इकाई है, कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट है, ठीक है, वो जो एक्टिविटी करती है उसे वर्ल्ड लेवल पर उन एक्टिविटीज़ को एकीकृत कर दिया जाता है और इससे कुछ प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त होते हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं। क्योंकि जब हम पूरे विश्व में बिजनेस फैलाएंगे तो कंपटीशन तो होता ही है ना, कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, मोनोपोली मार्केट होती है, तो उससे कुछ कॉम्पिटिटिव लाभ प्राप्त होता है, चाहे वो घरेलू हो, चाहे तो अपने ही देश में हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस दिशा में यह आवश्यक है कि हम फर्म के गैर सामूहिक दृष्टिकोण को लेकर, यही दृष्टिकोण ही पोर्टर के अनुसार मूल्य श्रृंखला कहलाता है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि हम फर्म के गैर सामूहिक दृष्टिकोण को साथ ले लें। गैर सामूहिक दृष्टिकोण क्या होता है? एक तो सामूहिक दृष्टिकोण होता है जो सारे मिलकर करते हैं, एक होता है गैर सामूहिक दृष्टिकोण, क्योंकि प्रतिस्पर्धा करनी है तो अपना अपना दृष्टिकोण भी रखना पड़ता है। तो यही दृष्टिकोण ही पोर्टर के अनुसार मूल्य श्रृंखला कहलाता है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट को देखते हुए अपने किस तरह की आप प्राइस रखते हो, किस तरह की आपकी जो प्राइस सीरीज़ है वो बनाई जाती है। तो ये मूल्य श्रृंखला होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीमा पर विलय तथा अर्जन से आप क्या समझते हैं। सीमा मतलब जैसे बॉर्डर्स हैं, तो उस पर विलय होता है कि किसी चीज़ का किसी में मर्ज हो जाना, या अर्जन होता है इसको रिसीव करना। तो सीमा पर विलय तथा अर्जन के द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा फर्मों के स्तर पर वैश्वीकरण की प्रक्रिया और अधिक सुदृढ़ हो गई है। ठीक है, क्योंकि जो बॉर्डर्स हैं उस पर कोई चीज़ मर्ज हो जाती है या कोई वहाँ से हम कुछ अर्जित कर लेते हैं, तो इसलिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया और अधिक स्ट्रॉन्ग हो गई है तथा इन्होंने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रभाव व प्रतिस्पर्धा को अत्यंत प्रभावित किया है। तो जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो उसका फ्लो और जो प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। विलयन तथा अर्जन उन फर्मों के लिए एक प्रचलित निवेश है जो उन विभागों को बेचकर जो कि फर्मों की क्षमता से बाहर होते हैं वह उनकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं, उनको बेचकर प्राप्त किया जाता है। तो क्या है विलय, क्या होता है? विलयन होता है मर्ज हो जाना। तो ये विलयन तथा अर्जन उन फर्मों के लिए बहुत ही प्रचलित निवेश है। ठीक है, किन फर्मों के लिए? जो उन विभागों को बेचकर जो कि फर्मों की सक्षमता से बाहर होता है कि भाई यहाँ पे उनकी कैपेसिटी नहीं है और उसके कारण यहाँ तक तो वो पहुँच नहीं सकते और इसके कारण उनको कंपटीशन और करना पड़ेगा। तो उन विभागों को वो बेच देते हैं और उससे प्राप्त करते हैं, तो उसे कहा जाता है विलयन तथा अर्जन। क्योंकि एक फर्म जो है दूसरी फर्म के साथ ये तो मर्ज हो सकती है या फिर अपने आप को बेच देती है उन विभागों को और उससे पैसा कमा लेती है, तो इसे कहा जाता है सीमा पर विलयन तथा अर्जन। ठीक है, तो इससे उन फर्मों के लिए लाभ प्राप्त होता है जो कि जिनसे कंपटीशन करना उनकी सक्षमता से बाहर होता है, तो उसके साथ वो विलय कर लेती हैं या फिर उसके साथ वो अपने आप को उसको मतलब सेल कर देती है उन डिपार्टमेंटों को और क्या है उससे पैसा प्राप्त कर लेती है। तो पैसा अगर बेचकर पैसा प्राप्त किया तो सर्जन कहेंगे, और अगर वो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिक्स हो गया, जैसे दो बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में मर्ज हो जाती है ना, तो उसे विलयन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है।
ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत वैश्वीकरण तथा स्थानीयकरण दोनों के ही लाभों को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन में तो होता है कि पूरे विश्व के साथ जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लाभों को सम्मिलित किया जाए। लेकिन अगर है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ जो स्थानीय घरेलू बाजार होते हैं, ठीक है, उनके लाभों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन भी आ गया और डोमेस्टिक मार्केट भी आ गई। तो उनसे जो भी लाभ प्राप्त होते हैं उसे ग्लोबलाइजेशन में शामिल किया जाता है, परंतु यह इनकी हानियों से मुक्त होता है। तो उसके लाभ जो होते हैं ना, ठीक है, वैश्वीकरण के और स्थानीयकरण के दोनों के लाभ तो इनमें मिलते हैं, लेकिन हानियों से मुक्त होते हैं, यानी कि विन टू विन सिचुएशन है। मतलब सिर्फ लाभ होंगे तो शामिल हो जाएंगे और जो हानि होंगी उससे मुक्त होंगे, तो ये बेटर होता है। तो अतः ग्लोबलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य भौगोलिक रूप से अंतर श्रम विभाजनों को 3 योजन खंडों में केंद्रित करना होता है। तो भौगोलिक रूप से जो भी फिजिकल जो एरिया होता है उसमें जो भी श्रम विभाजन है ना, क्योंकि लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे 3 खंडों में विभाजित कर दिया जाता है और उत्पादन को विशाल बाजार तक लाना होता है। तो कुल मिला के ग्लोबलाइजेशन का क्या उद्देश्य है कि वैश्वीकरण और स्थानीयकरण के लाभों को अर्जित करना और उसकी हानियों से मुक्त होना, ठीक है, और उत्पादों को विशाल बाजारों तक लाना। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के विभिन्न 3 कारक बताइए। ये तो हमने कर ही लिया है, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है 4 नंबर में आता है तो यहाँ पे जितना हमने पढ़ा उतना चल जाएगा। लेकिन अगर ये आता है 12 नंबर में, टिप्पणी में ना आकर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और कभी कभी तो 20 नंबर में भी आ जाता है, तो इसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, उसमें इसके थोड़े से डाटाज भी होंगे और क्वेश्चन थोड़ा सा और बेटर होगा, बड़ा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे। 2-3 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, वो सारे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।